My name is Musa Karim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट वाज मोशन इन 2 डायमेंशन और उसमें हमने कुछ इनिशियल बातें की थी। सबसे पहले कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है और इनकी कुछ एग्जांपल्स हमने रियल लाइफ में स्टडी की थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसकी हमने डेफिनेशन बनाई थी। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बनाने के बाद हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बेसिक अजम्पशंस इसकी स्टडी में की जाती हैं वो क्या होती हैं और उन बेसिक अजम्पशंस की वजह से हमने ये देखा था कि उनका इम्पैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी पे क्या होता है। तो एक बहुत अच्छी बात हमें ये नजर आई उसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्पाइट बीइंग अ न्यू टाइप ऑफ मोशन हमने कोई नई तरह की इक्वेशन डिराइव नहीं करनी पड़ी, बल्कि हमें वही पुरानी 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं उन्हीं को हमने इस्तेमाल किया था। सिर्फ टर्म्स को हमने जो सिंबल्स हैं उनके वो सिंबल्स हमने चेंज किए थे। मिसाल के तौर पे वहां इनिशियल वेलोसिटी को वी आई कहते थे तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट या वी ओ का नाम दे दिया। यहाँ पे वेलोसिटी 2 डायरेक्शंस में होती हैं तो जो x डायरेक्शन में है उसके साथ सफिक्स x लग जाएगा, जो y डायरेक्शन में है उसके साथ सफिक्स y, और फाइनल वेलोसिटी को वहां हम vf कहते थे तो यहाँ हमने vf के बजाय उसको सिंपली स्मॉल v का नाम दे दिया। अगेन x और y डायरेक्शन में होने के साथ साथ उनके साथ सफिक्सेस x और y लग जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट्स दो तरह के थे तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स को जो x डायरेक्शन में उसको कैपिटल X, जो y डायरेक्शन में उसको कैपिटल Y का नाम दे दिया था। और हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखा था इन इक्वेशंस को बनाने के बाद हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मैकेनिज्म क्या होता है। प्रोजेक्टाइल अगर एक कर्व पाथ बनाता है तो क्यों बनाता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस वाली मूवमेंट प्रोजेक्टाइल में, ये बात हमें हर वक्त याद रहनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हमेशा यूनिफॉर्म होती है, फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी वाला 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने उसमें एक फाइनली ये रीजन भी देखा था कि क्या कभी प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर सकता है, तो हमने कहा था कि फ्री फॉल मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन किसी एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की 0 होती है। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम 0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें तो वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ये बन जाती है एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अदरवाइज अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ मिलेगी तो वो कभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं मूव कर सकता, बिकॉज दैट horizontal velocity component will always cause the projectile to move a little bit forward। जितना उस horizontal velocity का मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से उसको आगे जरूर बढ़ाता है। तो प्रोजेक्टाइल इस तरह से तो आ सकता है स्लांट में, लेकिन कभी ऐसे नहीं आ सकता अगर उसके पास इनिशियल डायरेक्शन में या इनिशियल टाइम पे कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई हो। तो आज जो हम इक्वेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पहले भी डिराइव की हुई हैं। ये इक्वेशंस हमारे सामने, ये 7-8 इक्वेशंस हमने लिखी हुई थी। x इक्वल्स टू v नॉट एक्स टी, फिर y डायरेक्शन में कुछ इक्वेशंस, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी की हमने एक्सप्रेशन निकाली, और कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना पड़े v नॉट एक्स v नॉट y को तो वो हमने देखा रिजॉल्व करके कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हम डिराइव करने के लिए जा रहे हैं ये सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में डेरिवेशंस के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डेरिवेशंस भी आ जाती हैं और इन्हीं इक्वेशन के जरिए कुछ रीजंस भी दिए जाते हैं, वो रीजंस भी हम डिफाइन करते हैं या रीजन भी हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल जिनके लिए हम इक्वेशन डिराइव करने के लिए जा रहे हैं ये स्पेसिफिकली एक ऐसे प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगी या स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्टाइल के लिए ही काम करेंगी जिस प्रोजेक्टाइल को हम एंगल पे थ्रो करें, यानी कि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो। ऑब्लिक को क्योंकि एंगल पे थ्रो किया जाता है इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो ये इक्वेशंस जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, ये एक ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए है जो ग्राउंड से थ्रो किया जाए और ग्राउंड पे ही अपनी मोशन को खत्म करे। ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए हम कहते हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ये सिर्फ इस तरह के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल होंगी। दूसरे जो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं लगेंगे, ये लग जाएंगे।
और दूसरा एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो हमने देखा था कि जो हाइट से थ्रो किया जाए और ग्राउंड पे आए, उसके लिए भी ये वाली इक्वेशंस नहीं लगेंगी, उसके लिए ये इक्वेशंस। तो अगेन जो इक्वेशंस हम इसमें पढ़ेंगे वो सिर्फ एक तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन जनरली ये इक्वेशंस हर तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, की जाती हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाएंगी, और जो दो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट टू द ग्राउंड, उसके लिए भी ये इक्वेशन इस्तेमाल होंगी। तो ये इक्वेशंस हर न्यूमेरिकल में नहीं लग सकती, ये इक्वेशन सिर्फ इसी के न्यूमेरिकल में लगेगी, लेकिन ये इक्वेशंस आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन हर तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो किसी भी टाइप से बिलोंग करता हो। ठीक है, ओके, सो बैक टू द टॉपिक। हम ये जब किसी बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हम ये बताते हैं कि वो बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है, हम ये बताते हैं कि वो बॉडी कितने टाइम तक चल रही है, कितनी देर तक चल रही है, हम ये बताते हैं कि वो बॉडी कितनी दूर तक चल रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो कितना है, ये हम चीज़ें उसमें बताते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की भी जब स्टडी की जाती है या प्रोजेक्टाइल के मूवमेंट को भी जब हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम यही बताते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल कितनी दूर तक चल रहा है, प्रोजेक्टाइल कितनी दूर तक चलेगा, ये प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक चलेगा, वो हवा में कितनी देर रहेगा, ये प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। वो प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा जा सका या कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। इस हाइट तक पहुंचने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ वक्त दरकार होगा, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चार चीजें हम इस प्रोजेक्टाइल के लिए डिराइव करेंगे। कौन कौन सी? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल नंबर 1, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल नंबर 2, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द एयर या टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट। ये चार चीजें हम इसमें डिराइव करेंगे। सही है, किसी भी डेरिवेशन को जब हम करते हैं तो उसके लिए हम डेरिवेशन के चार हिस्से होते हैं। सबसे पहले उस डेरिवेशन में हम एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, जो सिंबल्स आप उस डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे, जिनसे फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे, वो सिंबल किस किस क्वांटिटी के हैं, ये सारी चीज़ें हम उस डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उस डेरिवेशन का। तो डिस्क्रिप्शन के बाद डायग्राम, डायग्राम लाजमी है, कोई डेरिवेशन बगैर डायग्राम के कंप्लीट नहीं होती। तीसरी चीज उसका कैलकुलेशन वाला हिस्सा, जहां पे आप मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं, और चौथी चीज फाइनली उसका कंक्लूजन, जहां हम फॉर्मली अपने डेरिवेशन को एंड करते हैं और बताते हैं ये हमारे डिराइव फॉर्मूले हैं या डिजायर्ड फॉर्मूले हैं जिनको हमने डिराइव करना था। ठीक है, तो यहां पे भी हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले एक, क्योंकि चारों डेरिवेशन जो हम करेंगे वो एक ही प्रोजेक्टाइल के लिए हैं, तो एक ही डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फिलहाल। तो उसकी बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन हमें ये देनी है कि एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर करते हैं जिसको v0 वेलोसिटी से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया या लॉन्च किया गया। वो प्रोजेक्टाइल जितना आगे जाता है वो उस प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाएगी। वो प्रोजेक्टाइल जितनी ऊंचाई अटेन कर सकता है, जितना एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है, वो उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट रीच्ड बन जाएगी या मैक्सिमम एल्टीट्यूड, और जितनी देर वो हवा में लगाता है वो उसका टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम इसमें ऐसे ही लिख लेते हैं कि कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहलाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहलाता है, और लॉन्च एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कहलाता है। ठीक है, विद वेलोसिटी v0, ये v0 ओरिजिनल वेलोसिटी इसको थ्रो किया गया, r be the range, capital T be the total time of projectile in flight, h be its maximum height achieved as shown in the diagram, जैसे कि डायग्राम में हमने शो किया। ठीक है, इसमें एक चीज हम जब डिराइव करेंगे तो फिर बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैपिटल H। अच्छा,
मैक्सिमम हाइट यानी कि कोई प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च किया गया तो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, एक वाई एक्सिस का पैरामीटर है। वाई एक्सिस का पैरामीटर जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो यकीनन वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई इक्वेशन लगाएंगे। वाई एक्सिस से रिलेटेड तीन इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। एक ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें वाई एक्सिस की वेलोसिटीज आ रही हैं, इनिशियल और फाइनल। एक ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें y एक्सिस के अलोंग कवर किया जाने वाला डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज अलोंग y एक्सिस। ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट एक चीज जो कि साइन कन्वेंशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें दो तरह की कन्वेंशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। हम उसमें दो तरह की कन्वेंशंस यूज करते हैं। एक कन्वेंशन जो फ्री फॉल मोशन में मेट्रिक में हम पढ़ के आते हैं। फ्री फॉल मोशन में हम कन्वेंशन क्या पढ़ते हैं कि बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसमें लगने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हम ये कहते हैं कि बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो उसमें g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो g की वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। मैट्रिक में जो हमने कन्वेंशंस पढ़ी हैं उस कन्वेंशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही हो यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 आ जाएगी। और अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक सिंपल कन्वेंशन ये है, इसमें किसी और चीज के बारे में हम नहीं सोचते, ना इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ना उसमें वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक कन्वेंशन तो ये है, और एक कन्वेंशन और है जिसमें हम एक्सिस के हवाले से क्वांटिटीज की साइन डिसाइड करते हैं। एक्सिस के रेफरेंस से क्वांटिटीज को साइन एलोकेट की जाती है, और उसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही हो तो उसकी साइन पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रही हो तो उसकी साइन नेगेटिव। यानी कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है तो अपवर्ड जाने का मतलब यह है कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। कौन सी वेलोसिटी? y वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में क्या ख्याल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा, बॉडी कहीं भी जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बॉडी अपवर्ड जा रही हो तो भी g डाउनवर्ड ही काम करता है, तो the direction of gravitational acceleration always remains the same, that is vertically downward। vertically downward का मतलब ये है कि नेगेटिव y की डायरेक्शन में, तो g की वैल्यू नेगेटिव ही रहती है चाहे बॉडी अपवर्ड क्यों ना जा रही हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, सही। दूसरी चीज, अगर वो बॉडी डाउनवर्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, तो g तो यहां पे भी माइनस ही रहेगा, यानी कि डायरेक्शन तो उसकी वही है। बट अब क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, डाउनवर्ड होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव होता ही है, -9.8 कह लीजिए, ये नेगेटिव कह लीजिए, ठीक है। दिस इज कन्वेंशन नंबर 2, जिसमें हम एक्सिस के रिस्पेक्ट से, मूवमेंट अलोंग एक्सिस के रिस्पेक्ट से हम क्वांटिटीज की साइन डिसाइड करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एनालॉजी, या इट्स अ वेरी सिंपल कन्वेंशन एज वेल। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसके साथ प्लस साइन लगा दो, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसके साथ माइनस साइन लगा दो, चाहे अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड आए, कन्वेंशन का तरीकेकार एक ही रहेगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात की जाए तो एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो प्लस साइन लगा दो, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो नेगेटिव साइन लगा दो। प्रोजेक्टाइल जो भी हम लेते हैं वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि आगे ही बढ़ रहे हैं,
तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स भी फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कोई काम करता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो अलोंग एक्स एक्सिस भी यही तरीकेकार है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स पॉजिटिव रहेंगे अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो, और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे होते तो माइनस लगा देंगे। सही है, तो ये कन्वेंशन है। हम क्योंकि बुक में इस कन्वेंशन को ज्यादा फॉलो किया गया है, तो हम इस कन्वेंशन से ही अपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और इसी कन्वेंशन को हम फॉलो अपनी डेरिवेशंस में भी करेंगे। सही है। दूसरी बात, क्या फर्क है इस कन्वेंशन में और इस कन्वेंशन में? आंसर इज कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जो आंसर्स आपके वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स इस कन्वेंशन से, फ्री फॉल मोशन वाली कन्वेंशन से आएंगी, वही आंसर्स आपके कन्वेंशन ये एक्सिस वाले रेफरेंस एक्सिस वाली कन्वेंशन से भी आएंगे। डिफरेंस सिर्फ साइन का हो सकता है, साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है, वैल्यू से साइन का कोई कंसर्न नहीं है, वैल्यू से साइन का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर डायरेक्शन आपके पास या कोई आपके पास समझे कि वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है -10 मीटर्स पर सेकंड, तो -10 मीटर्स पर सेकंड का मतलब क्या है? एक्सिस वाली कन्वेंशन के मुताबिक इट इज मूविंग डाउनवर्ड क्योंकि वो नेगेटिव एक्स की तरफ है। या डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास -100 मीटर्स का आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि -100 का मतलब इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस, तो बॉडी डाउनवर्ड आ रही है। वहां पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बहुत से बहुत साइन का फर्क आएगा और वो साइन का फर्क हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। वैल्यूज विल एग्जैक्टली बी द सेम। ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा कभी भी आप नहीं देखेंगे कि इस फ्री फॉल मोशन से फ्री फॉल मोशन की कन्वेंशन यूज करें तो वेलोसिटी का आंसर 10 आ जाए, रेफरेंस एक्सिस वाली एक्स वाई वाली कन्वेंशन को फॉलो करें तो उसका आंसर 20 आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हो रहा है आपके सॉल्यूशन में कोई ना कोई गलती है, आप किसी न किसी एक कन्वेंशन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस दैट कैन अकर in the two conventions, whether a free fall motion convention or a reference axis convention, will be the sign, और वो साइन आपको सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। उस क्वांटिटी की डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की, या अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और अगर मिल रहा है, अगेन जैसे मैंने अभी बताया, अगर डिफरेंस मिल रहा है तो आप सॉल्यूशन में कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, acceleration due to gravity will always be negative no matter the body is moving upward or down, दोनों सूरतों में, because gravity acts vertically downward along the negative y axis, so it will remain negative at every point of the projectile motion. ठीक है, तो यहां से अब हम दोबारा अपने काम का आगाज करते हैं और हम डेरिवेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल के लिए हम कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे? नाउ हम कन्वेंशंस जानते हैं, अब हम इक्वेशंस को डिसाइड करते हैं और मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दरअसल एक डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस के अलोंग। तो इस इक्वेशन में जहां आप y कहते थे, ये y ही एक्चुअली कैपिटल H कहा गया है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम हाइट वी नीड टू नो कि ये y का सिंबल किस इक्वेशन में आ रहा है। लाइकवाइज ये r डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस ही होता है, तो ये x को ही हमने r का नाम दिया। तो जब r निकालेंगे तो x को देखेंगे। अगेन y की वैल्यू हमें तलाश करनी है क्योंकि y ही हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने हाइट का सिंबल h कह दिया। y हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस में नजर आ रहा है, ये जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। Which one to use? इस इक्वेशन में क्लियरली हमें दो प्रॉब्लम नजर आ रही है। नंबर वन, एक तो टाइम मालूम नहीं है और दूसरे टाइम की वैल्यू भी कैसी है? स्क्वायर में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन को अवॉइड ही करना चाहेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बड़ी सिंपल और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन है। v नॉट y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। vy फाइनल वेलोसिटी कौन सी? जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो वी नो द वैल्यू ऑफ vy, वी नो द वैल्यू ऑफ v नॉट y। g हम जानते हैं क्या आने वाला है, माइनस में ही आएगा, और y की वैल्यू उससे सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सेलेक्ट किया बीइंग द इजीएस्ट ऑफ द टू। तो हमने कहा कि सिंस 2gy इज इक्वल टू vy स्क्वायर माइनस v0y स्क्वायर, यहां पे 2g की जगह पे हम माइनस साइन पुट कर रहे हैं, y की जगह पे हम h ले रहे हैं, vy मैक्सिमम हाइट वाली वेलोसिटी 0 होती है, माइनस v0y जिसको हम v0 साइन थीटा लिख रहे हैं। फॉर्मूले के मुताबिक v0y का स्क्वायर है तो v0y की वैल्यू v0 साइन थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास माइनस का 2gh इज इक्वल टू माइनस का v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि साइन थीटा का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पूरी साइन थीटा वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब ये है कि जो थीटा है उसका स्क्वायर लेंगे पहले, और जो आंसर आ जाएगा उसके बाद फिर उसका साइन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर है, लिहाजा इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा। माइनस हो गया माइनस कैंसिल, h को अलग कर लीजिए तो ये 2 और g इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाके जो कुछ भी लिखा है उससे डिवाइड जाएंगे, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रिजल्ट which is the required equation for maximum height reached by the projectile। ठीक है, एक बात इसमें जो याद रखने वाली है कि अब जब हम h का फॉर्मूला लगाएंगे तो g की वैल्यू को अब माइनस में नहीं रखेंगे, क्योंकि g को ऑलरेडी डेरिवेशन के दौरान हम माइनस में प्लेस कर चुके हैं, तो अब दोबारा माइनस नहीं लगाना है इसके साथ जब कभी भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये h जो कि बेसिकली y ही था डिराइव किया जाएगा अपनी बेसिक इक्वेशन से, तो यहां तो हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, जो ओरिजिनल फॉर्मूले में साइन थी वही साइन आ रही है, तो जब ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे तो इसमें g को जो उसकी साइन है माइनस उसके साथ लगाएंगे, g के साथ माइनस लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन इन इक्वेशंस को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें g को माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन के दौरान उसको माइनस लिया जा चुका है, अब दोबारा माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका डेफिनेटली गलत आने वाला है इससे। ठीक है, अगर आप g को इसमें दोबारा से माइनस ले लेंगे तो। ओके, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, ये हो गया जनाब। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अभी अभी हमने बात की कि प्रोजेक्टाइल जब अपनी इनिशियल पोजीशन से लॉन्च किया जाता है सर्टेन वेलोसिटी से, तो हाइट कितनी अचीव कर सकता है वो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगी। ठीक है, साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि इस हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम अगर स्मॉल t का नाम दे दें तो इस टाइम की एक्सप्रेशन भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हिच विल बी नोन एज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, या टाइम ऑफ मैक्सिमम एल्टीट्यूड। टाइम की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं, हम इस इक्वेशन में भी टाइम आता है। टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोजेक्टाइल में अलोंग x और अलोंग y दोनों जगह एक जैसा काम करता है, यानी कि टाइम की क्योंकि डायरेक्शन नहीं हम बताते, लिहाजा x एक्सिस का टाइम और y एक्सिस का टाइम अलग अलग नहीं लिया जाता, टाइम दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की मोशन अलोंग x में जो टाइम है वो प्रोजेक्टाइल की मोशन अलोंग y में भी चलता है। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे, तो इस जगह पहुंचने तक जिस तरह उसने हाइट कवर की होगी वो भी 3 ही सेकंड लगे, और यहां तक पहुंचने में x के अलोंग जितना ही आगे आया होगा उसमें भी 3 सेकंड लगे। तो टाइम दोनों में एक ही वैल्यू रखता है अलोंग x और अलोंग y। किसी पोजीशन पे जो टाइम की वैल्यू होती है वो उस पोजीशन पे y के डिस्टेंस और x के डिस्टेंस दोनों के लिए सेम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो यानी कि हम ये याद करते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि टाइम दोनों में कॉमन फैक्टर है, टाइम के कोई हिस्से बकरे नहीं होते कि x का टाइम अलग y का टाइम अलग, ये टाइम के अलावा बाकी सारी चीजों में होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अभी हमें x के हवाले से v0 x के हवाले से तो कुछ भी नहीं पता,
एक्स के हवाले से तो कम अभी हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, लिहाजा हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये इक्वेशन जो वी वाई वी नॉट वाई जी टी, इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालना हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगेन टाइम क्वाड्रेटिक होने की वजह से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें टाइम पावर 1 के साथ है, लीनियर है, इसी इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस्तेमाल की इक्वेशन सिंस वी नॉट वाई सॉरी वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस जी टी। मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई, जिसके बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये साइन वी नॉट साइन थीटा के बराबर है, प्लस जी की वैल्यू माइनस है तो इसको हम माइनस जी लिख लेते हैं, और जो बच जाएगा दैट विल बी टाइम। यानी कि ये हो गया 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। टाइम को अलग करना है तो टाइम वाले टर्म को इधर से हम यहां मूव करवा देते हैं लेफ्ट की तरफ, तो ये प्लस जी टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या टाइम को अलग कर लीजिए, जी मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, which is the required time to reach maximum height. Now for total time in flight, next हमें ये मालूम करना है कि प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च किया और जब ये अपनी मूवमेंट एंड करता है तो इसका कितना टाइम गुजर चुका होगा फॉर टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट। ठीक है, ये टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अभी अभी हमने इस प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट रीच करने तक का टाइम तो कैलकुलेट कर लिया, ये लिखा हुआ हमारे पास v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो जितना टाइम इसने यहां से मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में लगाया होगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पोजीशन पे आने में लगाएगा। तो ये वाला टाइम जाते में भी है, ये वाला टाइम आते में भी है, तो twice of this small t will be equal to the total time of projectile in flight। ये हमें नजर आ रहा है this is equal to 2 times t। ठीक है, तो ये फ्री फॉल मोशन में भी आप जानते हैं कि किसी बॉल को जब हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जितना टाइम वो बॉल मैक्सिमम हाइट रीच करने में लगाती है उतना ही टाइम वो हाइट से वापस उस पोजीशन पे ग्राउंड पे आने में लगाती है। ठीक है, तो टोटल टाइम कैसे निकल जाता है, अपवर्ड का टाइम प्लस डाउनवर्ड का टाइम, दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक टाइम को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट बन जाएगा, लिहाजा t इज इक्वल टू 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी बन जाएगा। सही है, लेकिन जब ये डिराइव करेंगे इस तरीके से डिराइव करेंगे तो सिर्फ दो लाइनें ये नहीं लिखनी। जब आप इस तरीके से डिराइव करेंगे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के तरीके से, तो इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट वाला भी पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखने के बाद ये वैल्यू आप लिखेंगे। यानी कि जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन आपने की उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन में ये दो लाइनें लिख के ये आपकी डेरिवेशन मुकम्मल होगी। अगेन अगर आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के तरीके से निकालना चाह रहे हैं तो पहले आपको टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी डिराइव करना है, जो स्मॉल टी की डेरिवेशन आपने की उसके आगे से कंटिन्यूएशन में आपने ये लिख के और फिर ये फॉर्मूला फाइनली आपको समाप्त कर देना है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है विच आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप इस तरीके से इसको डिराइव ना करें, आप इसको इंडिपेंडेंटली डिराइव करें, जैसे इसको और इसको इंडिपेंडेंटली आपने डिराइव किया था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का जब हुआ होगा तो उसमें ये आधा रास्ता अपवर्ड क्या होगा, आधा रास्ता डाउनवर्ड आया होगा। यानी कि
आधा रास्ता उसने पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कवर किया होगा, आधा रास्ता उसने नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कवर किया होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? अगर प्लस वाई अपवर्ड जाने में है तो माइनस वाई नीचे आने में लगेगा, तो ओवरऑल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो for maximum height for a total time of projectile in flight y would be equal to 0। ये effective displacement कहलाता है या net displacement कहलाता है along y axis। तो net vertical displacement along या net vertical displacement in total time of flight would be equal to 0, क्योंकि ये half time positive y axis की जानिब चलता है और रिमेनिंग हाफ टाइम उतना ही नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलता है। तो अगर यहाँ पे प्लस 10 मीटर ऊपर गया तो यहाँ माइनस 10 मीटर नीचे आएगा, तो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, नेट वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की अलोंग वाई एक्सिस कितनी बन जाएगी? 0। ठीक है, उसके अलावा आपको और क्या मालूम है? उसके अलावा मतलब हम यूज करने के लिए जा रहे हैं, हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए या तो ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले देखते हैं, क्या ये इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है? तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए v नॉट y तो चलो ठीक है, v नॉट sin थीटा बराबर लिख देंगे, लेकिन vy क्या लिखेंगे? vy कौन सी इक्वेशन होगी? vy वो इक्वेशन होगी जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की होगी, जिससे ये यहां आ रहा होगा, इसलिए कि टोटल टाइम के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको अभी फिलहाल नहीं पता, लिहाजा इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो y की वैल्यू आपको मालूम है 0 के बराबर, v नॉट y निकल सकता है, v नॉट मालूम है तो v नॉट y की वैल्यू v नॉट sin थीटा, g की वैल्यू माइनस में है, t को हम सेपरेट कर लेते हैं, ऑल्दो ये क्वाड्रेटिक है पर सिंपलीफाई की जा सकती है, लिहाजा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को इंडिपेंडेंटली बगैर किसी पुराने फॉर्मूले को ये वाले या ये वाले इस्तेमाल किए हुए डिराइव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा कि सिंस y is equal to v naught y t plus half gt square, which implies that 0 is equal to v naught, मैं इसको फिलहाल v naught y ही जाने दे रहा हूं, एंड में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, प्लस हाफ g की वैल्यू क्योंकि माइनस में है माइनस जी टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होने वाला है अगले स्टेप में, तो इसको मैं यहां मूव करवा दूं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो दिस विल बी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस है, ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इसके साइन हमने इसकी प्लस लगा दी, टी के स्क्वायर से ये टी कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया, और ये टी को अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू 2, ये 2 डिवाइडर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 v नॉट y अपॉन g, v नॉट y की जगह v नॉट y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करा दें विच इज v नॉट sin थीटा, लिहाजा और टाइम को हमने कैपिटल T का नाम दिया है, तो ये टोटल टाइम t को हम कैपिटल T कह देंगे, तो 2 v नॉट sin थीटा अपॉन g, which is the required total time। दोनों तरीकों से चाहे आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल के ट्वाइस कर लीजिए या आप इंडिपेंडेंटली डिराइव कीजिए, जो मेरे तरफ से ज्यादा रिकमेंडेड वे है, आपको दोनों सूत्रों में एक ही फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, दैट इज 2 v नॉट sin थीटा अपॉन g। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 2 v नॉट sin थीटा अपॉन g। ठीक है, नेक्स्ट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब हमें वैसे ही नाम से समझ आता है कि उसकी लिमिट क्या है, कितनी दूर वो ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, ये उसकी रेंज कहलाती है। तो प्रोजेक्टाइल में रेंज का मतलब हम लेते हैं कि वो कितनी दूर जा सकता है, सबसे ज्यादा जितनी दूर भी जाएगा या ज्यादा से ज्यादा जितना दूर जा सकता है वो उसकी रेंज कहलाती है। दूर वो दो सिमतों में जा सकता है, y में भी और x में भी। y वाले मैक्सिमम डिस्टेंस को तो हमने हाइट का नाम दे दिया मैक्सिमम हाइट, इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जितना दूर जाता है जिसके बाद उसकी मूवमेंट एंड हो जाती है।
ठीक है, तो वो मैक्सिमम फासला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कोई प्रोजेक्टाइल खत्म करता है आफ्टर विच इट्स मोशन एंड्स, वो उसकी रेंज कहलाती है। तो यही हमने इसमें भी कहा कि द टोटल या मैक्सिमम भी कहते हैं, द मैक्सिमम या टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स रेंज। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से या लॉन्च पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जहां वो ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है, जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फासला होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्च पोजीशन एंड द फाइनल पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला हो, इसमें स्टार्ट पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज कहलाता है। चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हो, उसमें भी स्टार्ट पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक का फासला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसकी रेंज कहलाती है। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो उसमें भी उसकी स्टार्ट पोजीशन से लेके टिल इट रीचेस द ग्राउंड लेवल, उसकी फाइनल पोजीशन तक का जो फासला होता है वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमें ड्राइव करनी है इसकी इक्वेशन। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को हम ड्राइव करना है। प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए हमने, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लिहाजा इस दफा हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ हमारे पास एक ही इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू v नॉट एक्स इंटू टी। ये v नॉट एक्स इंटू टी की इक्वेशन से हम यहां से शुरुआत करेंगे। सिंस x इज इक्वल टू v नॉट एक्स इंटू टी, यहां पे x हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर है, v नॉट x की क्या वैल्यू होती है, दैट इज v नॉट cos थीटा, और टाइम यहां पे जो हम लेंगे, क्योंकि ये रेंज टोटल टाइम ऑक्यूपाई करेगा, लिहाजा इसको हम कैपिटल T, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 2v नॉट sin थीटा अपॉन g। सही है, ओके। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इनको यहां पे। तो r इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा इंटू t, विच इज कैपिटल T, 2v नॉट sin थीटा अपॉन g। सही है, ये v नॉट से v नॉट मल्टीप्लाई होगा तो ये v नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये v नॉट का स्क्वायर और ये sin थीटा, सॉरी v नॉट का स्क्वायर इंटू 2, v नॉट का स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, जिसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। लिहाजा इस टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हमारे पास आ गया विच इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। which is the required range of projectile। ठीक है, नाउ इस 2 sin थीटा cos थीटा को हमने एज इट इज क्यों नहीं रहने दिया, इसका एक बहुत वैलिड रीजन ये बनता है कि अगर कभी किसी, जैसे ये इक्वेशन है रेंज की, इस इक्वेशन में आपको कभी रेंज कैलकुलेट करने को दिया जाएगी तो ये और ये मालूम होंगे, यानी कि एंगल पता होगा, v नॉट दी जाएगी, g की वैल्यू तो 9.8 पता ही होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कभी आपको एंगल फाइंड आउट करने को कहा जाए और v नॉट r दिए जाएं, तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे,
और इस फॉर्मूले में अगर ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे तो थीटा को सेपरेट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें दो जगह पे थीटा नजर आ रहा है, तो हमें साइन वाले से भी थीटा को अलग करना पड़ेगा, कॉस वाले से भी अलग करना पड़ेगा। साइन थीटा से थीटा को अलग करने के लिए साइन का इनवर्स, कॉस थीटा से थीटा को सेपरेट करने के लिए कॉस का इनवर्स। एक इक्वेशन में दो दो इनवर्सेस होंगे, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होंगे, इक्वेशन कोई सिंपल तो आने वाली है नहीं, या सॉल्यूशन कोई आसान तो लग नहीं रहा आपको। सो बेस्ट वे इज दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अवॉइड कीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ज कीजिए, ताकि थीटा अगर निकालना हो तो सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे सामने लिखा हुआ हो, साइन, तो हमने साइन कन्वर्स ले लिया। अगर ये साइन नहीं कोई और होता, कॉस होता, तो भी हम ये चाहते हैं कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए ताकि उसका इनवर्स लें और थीटा को सेपरेट कर लें। ठीक है, तो दिस इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। नाउ इस रेंज से कंटिन्यूटी में दो और बातें हमें पता होनी चाहिए। रेंज भी किसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर आपको दो चीजों पे मुनहसर नजर आ रही है। v0 द इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, और द लॉन्च एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमारा ये तजर्बा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक प्रोजेक्टाइल को, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मैं उसको थ्रो करूंगा वो उतनी दूर जाएगा। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वेलोसिटी। या उस प्रोजेक्टाइल को हम जितने एंगल पे थ्रो करेंगे उससे भी उसकी रेंज का फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मैं एक ही रफ्तार रखूं 10 मीटर्स पर सेकंड लेट से, लेकिन उस 10 मीटर्स पर सेकंड से मैं उसको बहुत बड़ा एंगल दे दूं सपोज 90 का, तो वो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा वापस। रेंज की वैल्यू कितनी बनी? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से वो शुरू करेगा उसी पॉइंट पे वो वापस आके फॉल करेगा, तो उसकी रेंज 0 बन गई। अगर उसको 90 से थ्रो किया, आप उसको 90 से थोड़ा सा और कम कर दें, 90 से कम करके सपोज 70 कर दें, तो ये अगर 90 का एंगल था, 70 कुछ ऐसा बनेगा, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा। तो और कम एंगल कर दूं तो वो और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि लॉन्च एंगल भी अगर बदलता है तो उससे रेंज की वैल्यू बदल जाती है। ये लॉन्च एंगल कितने मुमकिन है? तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का कम से कम एंगल 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा एंगल उसका 90 हो सकता है। ठीक है, 0 पे भी वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनने वाला और 90 पे भी तो वो बिल्कुल फ्री फॉल मोशन हो जाएगी। तो बहरहाल रेंज उसकी क्या बनी प्रोजेक्टाइल के लॉन्च एंगल की? ये रेंज उसकी बनती है थीटा 90 डिग्रीज और 0 डिग्रीज के इक्वल या कम हो सकता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। ठीक है, एक्चुअली ये इनसे छोटे ही होते हैं और 0 से बड़ा ही होगा, बट मैक्सिमम अगर हम रेंज डिसाइड करें कि थीटा किस डोमेन में लाई कर सकता है, तो इट विल बी बिटवीन 0 एंड 90। सही है, ऑलराइट। अब keeping the initial velocity of the projectile constant, we observe the change in range, we observe the difference in range if angle of projection is changed। तो कितने एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल ज्यादा जाता है, और उसमें से कोई एक यकीनन ऐसा एंगल भी होगा जिस एंगल के ऊपर वो सबसे ज्यादा दूर जा सकता है। हर एंगल के ऊपर, मिसाल के तौर पे इसको हम यूं समझ सकते हैं कि इमेजिन करिए एक प्रोजेक्टाइल आपके पास है, आपने उसको बहुत थोड़ा सा एंगल दिया सपोज 10 डिग्री, फिर आपने उसको एंगल दिया 20 डिग्री, वो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा क्योंकि एंगल बढ़ने से रेंज बढ़ जाएगी। आपने उसको और एंगल दिया, वो और ज्यादा एंगल की वजह से और ज्यादा दूर चला गया, लेकिन इसके बाद मजीद एंगल बढ़ाने पे ये प्रोजेक्टाइल वापस नीचे की तरफ जब आता है तो पुराने वाले डिस्प्लेसमेंट से पहले ही एंड हो जाता है, यानी कि उसकी रेंज कम हो गई। और एंगल बढ़ाया तो वो और जल्दी फॉल कर गया, तो आपको ये नजर आ रहा है, हत्ता कि जब आप उसको बिल्कुल 90 कर लेते हैं तो वो इतने ही करीब आके गिर जाता है। तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि एंगल चेंज कर देने से, एंगल के चेंज हो जाने से लॉन्च एंगल के रेंज की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। ये भी रेंज है क्योंकि भारत पूरे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल से ग्राउंड पोजीशन तक का फासला है। ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल रेंजेस फ्रॉम 0 to 90, एक रेंज ऐसी होती है जिसपे वो प्रोजेक्टाइल को सबसे ज्यादा दूर ले जा सकती है।
एक लॉन्च एंगल ऐसा होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर आगे जा सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे एंगल पे उसी वेलोसिटी से अगर थ्रो करें तो उतना दूर नहीं जाएगा। रेंज तो बनाएगा लेकिन उससे ज्यादा रेंज भी पॉसिबल है, और वो एंगल कौन सा होता है उस एंगल को हमने अभी डिराइव करना है। लेकिन वो एंगल उस स्पेशल एंगल पे जिस पे प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च करें तो वो अपनी तमाम रेंजेस में सबसे ज्यादा दूर जा सकता है, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑप्टिमम एंगल। ऑप्टिमम मींस बेस्ट, जिस पे बेस्ट पॉसिबल या हाईएस्ट रेंज होगी, और वो रेंज कहलाती है मैक्सिमम रेंज। ये रेंज है, लेकिन अगर उस खास एंगल पे थ्रो किया जाए तो वो रेंज सपोज यहां तक की होगी, वो मैक्सिमम रेंज होगी। प्रोजेक्टाइल उस एंगल के अलावा किसी दूसरे एंगल पे उससे ज्यादा रेंज नहीं रख सकता, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज दैट अ प्रोजेक्टाइल कुड पोजेस एट दैट ऑप्टिमम एंगल इज नोन एज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और वो किसके बराबर होगी उसको डिराइव करते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, आर मैक्स के लिए जरूरी है कि सिंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा ग्रेटर विल बी द रेंज। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो जब साइन थीटा का आंसर मैक्सिमम आएगा तो उस पे रेंज का आंसर भी मैक्सिमम शो करेगा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल को निकाले पहले, तो एंगल को अलग करने के लिए हमें साइन को खत्म करना पड़ेगा। साइन खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा है टेकिंग साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा, साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट कैंसिल होगा, और वापस से हमें ये मिल जाएगा 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। कितने एंगल पे साइन इनवर्स का आंसर 1 आता है, तो वो 90 डिग्री पे होता है, यानी कि यहां से थीटा को अगर मैं अलग करूं तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 90 से डिवाइड हो जाएगा, 90 से डिवाइड होने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज। तो दिस इज द ऑप्टिमम एंगल, यानी कि वो एंगल है जिस पे प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाएगा तो दीगर एंगल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा दूर वो इसी एंगल पे जाएगा। नाउ इस एंगल से सब्स्टिट्यूशन के बाद जो रेंज की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। Now, since r equals to v naught square sin 2 theta upon g at theta equal to 45 degrees, range will be maximum, यानी कि r को हम r max लिख सकते हैं, लिहाजा हमें मिल जाएगा r max will be equal to v naught square sin 2 into 45 degrees upon g, which implies that R max is equal to V naught square। हमें पता ही इसका आंसर क्या आने वाला है, मैक्सिमम रेंज के लिए इसका आंसर मैक्सिमम यानी कि 1 ही आने वाला है, फिर भी स्टेप शो कर देते हैं। 45 into 2 90 बन जाएगा, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, लिहाजा R max का आंसर हमारे पास बन जाएगा V naught square upon G, which is the required equation for maximum range of projectile। ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना दूर फेंका जा सकता है, 45 डिग्री पे फेंक दो तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे अगर वो सबसे ज्यादा दूर जा सकता है तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज का आंसर। रेंज की एक्सप्रेशन हमने डिराइव की, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का हमने आंसर निकाला, मैक्सिमम हाइट रीच और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये एक्सप्रेशंस हमने प्रोजेक्टाइल की डिराइव की। नाउ अब कुछ और कंटिन्यूटी में इससे कुछ रिलेटेड पैरामीटर्स कहिए या कुछ रिलेशंस कहिए, ठीक है, या उसमें एक साइंटिफिक रीजन भी है, वो भी हम अभी देखते हैं। ओके,
अब तक हमने जो इक्वेशंस डिराइव की हैं उसमें हमने देखा कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को टोटल टाइम कितना लगता है अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने में या अपना पाथ मुकम्मल करने में, अपनी मूवमेंट को कंप्लीट करने में। फिर हमने उसमें देखा कि उसकी रेंज कितनी होती है और वो रेंज जिस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट की जाती है उसमें भी हमने देखा कि अगर एंगल को बदल दिया जाए तो उस एक वेलोसिटी के ऊपर एंगल के चेंज कर देने से रेंज की जो वैल्यू है या जो फासला है प्रोजेक्टाइल का उसकी रेंज भी कम ज़्यादा हो जाती है। और 45 डिग्री वो एंगल है जिसके ऊपर किसी एक वेलोसिटी पे प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा दूर जा सकता है। 45 डिग्री के अलावा 44 डिग्री भी होगा या इवन 46 डिग्री भी होगा तो प्रोजेक्टाइल की रेंज 45 डिग्री वाले से हमेशा कम ही होगी। ठीक है, तो हमने ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी डिराइव किया था और ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखे हुए हैं। ये मैक्सिमम हाइट रीच, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम रेंज यानी कि रेंज एट 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ प्रूफ्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और अगर पूछे जाएं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो वी मस्ट बी एबल टू सॉल्व देम, इसलिए कि आइडिया इज वेरी सिमिलर इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान एक रिलेशन होता है क्या कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम मैक्सिमम रेंज का नाम दे रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का 4 गुना होता है, यानी कि 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। जितना फासला बनेगा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम उतनी दूर जा सकता है। ठीक है, दिस इज वन रिलेशन जो आपको याद भी होना चाहिए है, मे बी कि किसी रीजन में या इस तरह से किसी डाटा में आपको काम आ सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका ये भी है कि प्रूफ कीजिए, या एक तरीका ये भी है कि डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। दोनों सूरतों में काम एक ही करना है, थोड़ा बहुत तरीकेकार का फर्क हो जाएगा। प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट और राइट साइड कंसीडर करेंगे, प्रूफ नहीं, अगर रिलेशन डिराइव करने को कहा जा रहा है तो ये काम नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट साइड कंसीडर नहीं करेंगे, सॉल्यूशन 12 लीज जैसे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपने कहा कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें या राइट हैंड साइड कंसीडर करें? हम हमेशा उस साइड को कंसीडर करते हैं पहले जिसमें ज्यादा वर्किंग करने की गुंजाइश होती है, यानी कि जिस साइड को रिड्यूस ज्यादा किया जा सकता है उस साइड को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक बिखरी हुई चीज को यानी कि एक एक्सपेंडेड इक्वेशन या एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक ऑलरेडी रिड्यूस्ड को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में एक्सपेंड करना। ठीक है, तो हाइट का जो फॉर्मूला है उसमें ज्यादा वर्किंग की जा सकती है, आपको फॉर्मूले की जो एक्सप्रेशन है उसी से आइडिया हो रहा है, वी नॉट भी है, साइन भी है, जी भी है, जबकि मैक्सिमम रेंज में क्या है, सिर्फ ये। तो इट्स अ वेरी रिड्यूस्ड फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज का, तो इसको एक्सपेंड करना ज्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत हाइट के फॉर्मूले को जिसको हमें रिड्यूस करना है सिंप्लीफाई करके, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया क्योंकि इसमें वर्किंग ऑप्शन ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो आपने राइट हैंड साइड कंसीडर किया और कह दिया राइट हैंड साइड 4 टाइम्स एज के बराबर है, 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की जगह उसकी वैल्यू यानी कि उसका फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया, v नॉट का स्क्वायर sin का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ g, ये वैल्यू आपने इसके सब्स्टिट्यूट करा दी। 2 से इस 2 को हम अगर कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो गया 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये बन गया हमारे पास 2 v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें मजीद और क्या सॉल्व करें। तो हमें ये आइडिया आया कि ये मैक्सिमम हाइट को किसके बराबर लेके जाना है, मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज की कंडीशन होती है क्या कि उसमें थीटा 45 डिग्री का ये आपको पता है, अदर देन मैक्सिमम रेंज थीटा की कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है, बट फॉर मैक्सिमम रेंज वी नो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सही है, तो नोइंग दिस हमने यहाँ पे थीटा की जगह 45 पुट कर दिया बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस राइट हैंड साइड इक्वल टू आर मैक्सिमम रेंज। तो थीटा को 45 पुट किया तो साइन थीटा साइन 45 बन गया। वैल्यू के मुताबिक साइन 45 का स्क्वायर है तो हमने साइन 45 की वैल्यू व्हिच इज 0.707 इन डेसिमल्स या 1/√2 इन फ्रैक्शन, वी नो इट।
तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू का स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में इस 2 से ये 2 कट गया, v नॉट स्क्वायर अपॉन जी हमारे पास एज इट इज चलता आ रहा था, क्योंकि इसमें मजीद सिंपलीफाई करने को कुछ था नहीं। फाइनली 2 और 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बच गई v नॉट स्क्वायर अपॉन जी, which is exactly we know the formula for maximum range। अब हमने इक्वेशन को यहाँ किया लेवल, और राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड को कंसीडर करके आर मैक्स की जगह सिंपली उसका फॉर्मूला ले, तो ये हमने आर मैक्स की जगह उसका फॉर्मूला लेके उसको इक्वेशन 2 बना दिया, और प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए फॉर्मली प्रूफ को अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। क्या तरीका है कंक्लूड का? आपने कहा कि दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट साइड और राइट साइड जिसके बराबर है कंपेयर करो, तो आपने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2। कंपेयर करने के बाद हमें ये नजर आ रहा है कि राइट साइड का आंसर भी v नॉट स्क्वायर अपॉन जी, लेफ्ट साइड का आंसर भी v नॉट स्क्वायर अपॉन जी। इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्टली लेफ्ट साइड का क्या मतलब था, किसको आपने लेफ्ट हैंड साइड कहा था? सो योर लेफ्ट हैंड साइड वाज r max, तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे आपने r max लिख दिया। राइट हैंड साइड आपने 4h को कहा था, तो राइट हैंड साइड की जगह पे 4h लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो किसी भी प्रूफ का जो तरीकेकार, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो सही तरीकेकार है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, इंटर या उससे भी आगे, प्रूफ करने का यही सही तरीकेकार है। लेफ्ट साइड को कंसीडर करो, राइट साइड को कंसीडर करो, दोनों को कंपेयर करो और फिर दोनों को फाइनली कंक्लूड कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू के r max इक्वल्स टू 4h कैसे लेके आना है। नाउ अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपसे कहा जाएगा कि रेंज दी भी है एक, हाइट दी भी है एक, आपको एंगल निकालना है, ठीक है। सो वी जस्ट सी इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक कंडीशन दी हुई है और एक कंडीशन मालूम करनी है। आपसे कह रहे हैं कि एट व्हाट लॉन्च एंगल विल द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेंज। क्या कंडीशन होगी, वो क्या लॉन्च एंगल होगा, यानी कि थीटा, वो थीटा की क्या वैल्यू होगी कि जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करें तो उसकी मैक्सिमम हाइट का आंसर उसकी रेंज के 1/3 के बराबर आएगा। यानी कि अगर ये 10 मीटर है तो इसकी 1/3 रेंज क्या बनेगी, 3.33 मीटर्स। तो वो क्या एंगल होगा कि जिसपे ये प्रोजेक्टाइल 10 मीटर तो आगे जाए लेकिन 3.33 मीटर ऊपर जाए, ठीक है। और इसके लिए हमने ये कहा कि जो गिवन कंडीशन है, जो बताया गया है कि क्या डिजायर्ड क्या है इनका, इनकी डिजायर ये है कि हाइट रेंज का 1/3 हो, इस पे क्या एंगल आएगा वो बताओ। तो हमने कहा ठीक है, गिवन इसी कंडीशन को ले लेते हैं, इस कंडीशन से थीटा निकालते हैं। तो हमने कहा गिवन क्या है, h इक्वल्स टू 1/3 ऑफ r रेंज, और थीटा इसमें हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि वाज़ेह कहा गया लॉन्च एंगल क्या होगा। अब ऐसी कंडीशंस को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या होता है, या कभी ऐसा कोई प्रूफ आए जिस प्रूफ में आपको कोई वैल्यू तो नहीं लेकिन आपको एक रिलेशन या एक कंडीशन ऐसी दी हुई हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सबसे पहले ये सोचा कीजिए कि शुरुआत इसी रिलेशन से होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो गिवन रिलेशंस होते हैं लाइक दिस, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, रिलेशन दिया हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब ऐसे रिलेशंस हमें दिए जाते हैं तो इन रिलेशन से ही सॉल्यूशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिंपलीफाई करके रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना बिकम्स वे टू इजी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये करते हैं, गिवन क्या है, h इक्वल्स टू 1/3 ऑफ r, h की जगह h का फॉर्मूला, r की जगह r का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट करवाया, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g h की जगह पे, और रेंज की जगह पे रेंज की वैल्यू v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इस v नॉट के स्क्वायर से v नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हम, और g से g कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर अपॉन 2 ये बच गया, और 1/3 एज इट इज साइन 2 थीटा की जगह पे मैंने उसका फॉर्मूला पुट करा दिया, व्हिच इज 2 sin थीटा cos थीटा। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, अगले स्टेप में दो काम हो रहे हैं, साइन से साइन के ये स्क्वायर की एक वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो cos थीटा बचा, अब थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, आपको थीटा निकालना है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि थीटा डिस्पर्स्ड नहीं होना चाहिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए सारा थीटा एक जगह होना चाहिए।
तो ये कॉस को भी इधर लेके आ जाएं या साइन को भी इधर लेके चले जाएं। मैंने कॉस को इस साइड पे मूव करवा लिया तो ये कॉस थीटा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, और ये 2 जो है डिनोमिनेटर में, इसको हमने वहां भेज दिया तो ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 4 अपॉन का 3 एज इट इज। ये कॉस इधर आके बन गया साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को तो हम टेंजेंट थीटा लिखते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 4/3। नाउ दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि दो अलग-अलग फंक्शन से थीटा निकालने के बजाय बेहतर है कि उनको एक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दें। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक इनवर्स लेना है टेंजेंट का, अदरवाइज यहां से हम करते तो साइन से थीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स अलग लेना पड़ता, कॉस से निकालने के लिए कॉस इनवर्स अलग लेना पड़ता, दैट वुड हैव बीन वे टू कॉम्प्लेक्स फॉर अस। तो हमने कहा कन्वर्ज कर दिया टेंजेंट थीटा में, तो टेंजेंट थीटा में से टेंजेंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट का इनवर्स ले लेते हैं। तो इनवर्स हमने दोनों साइड पे लिया, तो इस टेंजेंट इनवर्स ने इस टेंजेंट का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, और ये टेंजेंट इनवर्स यहाँ 4/3 के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने पे इसका आंसर बनता है 53.13 डिग्रीज, which means कि if a projectile is launched at 53.13 degrees, only then its maximum height would be equal to 1/3 of the maximum, 1/3 of the range of the projectile। ठीक है, अब इसी तरह से आई होप ये क्लियर आपको हुआ हो इसका सॉल्यूशन और ये कंसेप्ट। और इसी तरह से आपको कोई भी रिलेशन दे दें, हाइट और टाइम के दरमियान भी दी जा सकती है, आपको रेंज और हाइट के दरमियान भी 1/3 नहीं आपको 2/3 कह सकते हैं, आपको जिस तरह पिछले वाले में था कि हाइट जो है वो 1/4 है रेंज का, या रेंज जो है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो ये रिलेशंस जैसे आपको सवाल में दिए जाए उन रिलेशंस को फॉर्म करके हमें सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक साइंटिफिक रीजन और है। ठीक है, वो साइंटिफिक रीजन समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी प्रोजेक्टाइल की एक फिलॉसफी को और समझना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उस रीजन को पढ़ेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों है। अच्छा जी, हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब हम लॉन्च करते हैं मुख्तलिफ एंगल्स पे, तो एक एंगल ऐसा होता है 45 डिग्री का जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर जाता है। सपोज हमने इस प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से लॉन्च किया, थोड़ा सा आगे जाएगा, कुछ रेंज, कुछ थोड़ी सी हाइट इसकी होगी, फिर हमने इसका एंगल थोड़ा सा और बढ़ाया, तो थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये थोड़ा सा और आगे चला गया, हमने मजीद एंगल बढ़ाया तो सपोज ये सबसे ज्यादा आगे चला गया, दिस इज 45 डिग्री वाला एंगल, लेट सपोज मान लेते हैं इसको, ये 45 डिग्री वाला है। ठीक है, अब इस 45 डिग्री से जब मजीद हम बढ़ाते हैं एंगल, तो हमें ये नजर आता है कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके पीछे की तरफ लॉन्च गिरेगा, मजीद 45 से आगे नहीं जा पाता। ये हम इस चीज को प्रैक्टिकली खुद भी बासानी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे बॉल को मैं ऐसे लेकर अगर थ्रो करूं, कुछ छोटे से एंगल, जैसे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से मैंने इसको थोड़ा सा एंगल दिया, कुछ आगे जाके गिरेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा एंगल बढ़ा दूं तो उसमें भी ये वर्टिकल डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा, लेकिन ग्राउंड डिस्टेंस इतना कवर नहीं करेगा। तो ऐसा पॉसिबल होता है, और ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल जब हम 45 से कम रखते हैं तो प्रोजेक्टाइल आगे जाता जाता है 45 पे वो सबसे ज्यादा आगे चले जाता है। 45 से जो ही एंगल को हम बढ़ा के 46 47 करते हैं, अब वो मजीद आगे जाने के बजाय पीछे ही कहीं फॉल करेगा। पीछे कहीं फॉल करेगा तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी वैल्यू मजीद होगी जिस पे वो 45 से छोटे एंगल पे भी गिरा होगा कहीं, लाइक दिस। ठीक है, और एंगल बढ़ा दिया हमने तो और ज्यादा इसकी हाइट तो बढ़ गई, लेकिन ये रेंज मजीद इसकी कम हो गई, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका है वो और ज्यादा कम हो गया। हत्ता कि फिर जब हम इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे थ्रो कर देते तो यहीं से वापस ऐसे गिर जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये रेंज की जो वैल्यू है, ये रेंज की वैल्यू रिपीट हो रही है दो अलग अलग एंगल्स के ऊपर, यानी कि ये रेंज जो हमें मिली है, यहां से यहां तक रेंज को अगर मैं R1 का नाम दूं तो ये R1 मुझे दो एंगल्स पे मिल रहा है, एक एंगल 45 से छोटा वाला और एक यही वाला एंगल, यानी कि 45 से इतना बड़ा वाला। इसी तरीके से ये वाली रेंज को अगर हम देखें, इस पॉइंट वाली, इफ आई से दिस रेंज एज R2,
तो R2 भी हमारे पास 2 दफा रिपीट हो रही है, यानी कि एक दफा R2 इस एंगल पे रिपीट हो रही है और एक दफा R2 यानी कि ये वाला प्रोजेक्टाइल और एक दफा ये वाला प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हमें ये समझ आता है कि रेंज R1 हो या R2 एक एंगल पे यूनिक नहीं आती, बल्कि ये रेंजेस दो अलग अलग एंगल्स पे रिपीट होती हैं। In short, what I'm trying to say is there are two launch angles which give us the same range, या there are two launch angles for a single range। किसी भी रेंज के लिए दो लॉन्च एंगल्स पॉसिबल हैं, या एक रेंज की वैल्यू दो एंगल्स पे आ सकती है। एक एंगल उसमें 45 से छोटा वाला होता है, एक एंगल उसमें 45 से बड़ा वाला होता है। ठीक है, और ऐसा देखा क्या गया कि जो रेंज हमें सपोज 15 डिग्री के ऊपर मिलती है, वही रेंज हमें 90 के ऊपर भी 75 के ऊपर भी मिलती है। जो रेंज हमें 60 के ऊपर मिलती है, वही रेंज हमें 30 के ऊपर भी मिलती है। जो रेंज हमें 20 पे मिलती है, वही रेंज हमें 70 पे भी मिलती है, एंड सो ऑन। तीनों चारों एग्जांपल्स में आपको ये आइडिया हो रहा है कि टोटल सम कितना बन रहा है, 90। टोटल सम कितना बन रहा है, 90। इसका भी सम कितना बना, 90। यानी कि एक रेंज के लिए दो लॉन्च एंगल्स पॉसिबल हैं। एक रेंज तक फेंकने के लिए प्रोजेक्टाइल को दो मुमकिन तरीकों से एंगल पे फेंका जा सकता है। और एग्जैक्टली कितना होगा, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो 75 इज 90 माइनस 15। ये एंगल अगर थीटा है 60 डिग्रीज का, तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 60। ये एंगल अगर 20 डिग्रीज थीटा है तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस 20 विच इज 70। ठीक है, और इन दोनों का सम क्योंकि प्लस होके 90 आ रहा है, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। यानी कि जो लॉन्च एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये जो दो पॉसिबल लॉन्च एंगल्स हैं जिन पे सेम रेंज हमें मिलेगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि उन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो हमेशा 90 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों है, या यूं कहिए कि आपको कहा जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि why is it so। दो अलग अलग बातें हैं। पहले तो आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करें कि ऐसा क्यों है, या बताइए, एक्सप्लेन करें, रीजन दीजिए इस चीज का कि ऐसा क्यों है, क्यों दो अलग अलग लॉन्च एंगल्स पे एक ही रेंज आ रही है। ठीक है, और दूसरे तरीके से इस सवाल को पूछने का अंदाज ये होगा कि साबित करें कि एक रेंज के लिए दो एंगल्स मुमकिन है। तो हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे। एक्सप्लेनेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है। रेंज की बात हो रही है तो अगर हम रेंज का फॉर्मूला लिखें तो रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, दिस इज v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा का हमने कहा था कि थीटा की जो रेंज है वो कितनी होती है, 90 से छोटी और 0 से बड़ी, यानी कि थीटा की रेंज बिटवीन 0 एंड 90 बनती है। उस हिसाब से साइन 2 थीटा की रेंज कितनी बन जाएगी, साइन 2 थीटा की जो रेंज बन जाएगी वो 2 टाइम्स 90 यानी कि 180 और 0, 2 टाइम्स 0। ठीक है, मैं इसको 2 थीटा यहां पे लिख रहा हूं, और साइन 2 थीटा का जो आंसर बनेगा, अगर 180 है तो 0 और अगर 45 है तो 90 पे 2 टाइम्स 45 91, यानी कि हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है इस तरह से साइन वेव बनती है, ये वैल्यू रिपीटिव होती है, ये वैल्यू +1 है, ये वैल्यू -1 है, ये 0 है। ठीक है, तो जितना भी एंगल बढ़ जाए 1 से बड़ा साइन थीटा का आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे 2 थीटा लिख दें आप, 10 थीटा लिख दें या 200 थीटा लिख दें, आंसर उस साइन 200 थीटा का भी मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास रेंज के फॉर्मूले में एंगल का डबल करने के बाद कितना स्पेस बन जाता है, 180 डिग्री तक का बन जाता है। ठीक है,
और उसके मुकाबले में दीगर फॉर्मूलों को अगर आप देखें, चाहे हाइट को देखें उसमें साइन 1 थीटा है, चाहे टाइम को देखें टोटल टाइम हो या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हो, सिंगल थीटा है, साइन 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा। रेंज इज द ओनली फॉर्मूला जहां पे एंगल डबल हो जाता है, साइन का आर्गुमेंट हम कहते हैं इसको। तो ये साइन का आर्गुमेंट यानी कि एंगल जो है वो डबल हो जाता है, तो उसकी रेंज भी एंगल की 0 से 90 के बजाय वो बढ़ के 180 हो जाती है। अब 180 में क्या स्पेशलिटी है, हम ये देखते हैं कि 180 जब बनता है, ये साइन की वेव है, इसको अगर मैं ऐसे बड़ा करके ड्रॉ करूं, ये वैल्यू उसमें 0 डिग्री की होती है, ये वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर होगी 1, ये वैल्यू 0 होगी 0 डिग्री के ऊपर, और ये वाली वैल्यू -1। ठीक है, 0 90 और ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 180 के ऊपर, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 270 के ऊपर, ये वैल्यू हमारे पास फिर वापस से रिपीट हो जाएगी 360 के ऊपर, और इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे 90 90 के ऊपर, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपको ये नजर आ रहा है कि 180 डिग्री बन जाने की वजह से इसका स्कोप कितना बढ़ गया एंगल का, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इस वैल्यू में अगर मैं किसी एक एंगल को देखूं, सपोज ये वाला एंगल, इस वाले एंगल पे लेट से ये 30 डिग्री अगर है और 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, तो ये 0.5 वैल्यू एक एंगल के ऊपर और आ रही है जो कि बनता है 150 डिग्रीज, और ये 150 डिग्री 180 के अंदर आ रहा है। 180 के अंदर आने की वजह से यही 0.5 डिग्री वैल्यू आपको साइन 2 थीटा के अंदर 2 दफा रिपीट होगी, 1 टाइम्स वो 30 डिग्री पे रिपीट आपको मिलेगी, और अगली दफा सेकंड टाइम आपको 150 डिग्री पे रिपीट होती हुई मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाली वैल्यू देख लीजिए विच इज लेट से 0.866 1/√3, तो ये वैल्यू आपको जो साइन 60 के ऊपर मिल रही है, ये वैल्यू आपको साइन 120 डिग्री पे भी मिलेगी, इसका आंसर भी 0.866 बनेगा यानी कि 1/√3। तो इस 180 डिग्री के अंदर एक वैल्यू दो एंगल्स पे रिपीट होती हुई आपको नजर आ रही है, और चाहे 30 वाली देखिए, चाहे 0.866 वाली देखिए, या इस 1 से छोटी कोई दूसरी वैल्यू देखिए, तो जो आंसर साइन 89 डिग्री पे भी आ रहा होगा ना, वो आपको यहां पे रिपीट होता हुआ मिलेगा साइन 91 के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि 180 डिग्री की वजह से साइन का पूरा जो एंगल का डोमेन है वो बढ़ के इतना हो जाता है कि जिसपे साइन अपनी पीरियोडिसिटी शो करता है। व्हाट वाज पीरियोडिसिटी, साइन हो या कॉस हो, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, यानी कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के अंदर 180 डिग्री इतना बढ़ जाता है रेंज, या उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, स्कोप या डोमेन इतना बढ़ जाता है एंगल का, ये एंगल की स्पेस कहीं इतनी बढ़ गई कि इसके ऊपर साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से जो आंसर आपको 150 डिग्री पे मिलेगा, साइन 150 डिग्री पे, वही आंसर आपको साइन 30 पे भी मिलेगा। इस वजह से एक ही वैल्यू आपको दो अलग अलग एंगल्स पे रिपीट होती हुई मिलती है। दिस इज व्हाई वी से कि देयर आर टू पॉसिबल लॉन्च एंगल्स फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ रेंज, या फॉर अ सिंगल रेंज वी कैन हैव टू लॉन्च एंगल्स या टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये चीज किसी और में नहीं है, किसी और फॉर्मूले में नहीं है। हाइट के अंदर भी 1 थीटा आ रहा है, 1 थीटा का मतलब 90 तक ही जाएगा, तो 0 से 90 तक ये रेंज है, 0 से 90 तक ये स्पेस है। इस स्पेस में कोई वैल्यू रिपीट होती हुई नजर ही नहीं आ रही, रिपीटिशन तो शुरू ही 90 के बाद हो रहा है। ठीक है, और 90 के बाद तो सिर्फ रेंज का फॉर्मूला इजाजत देता है एंगल को रखने की, अदरवाइज बाकी 1 थीटा जहां तक है हाइट में, टाइम में या टोटल टाइम में 0 से 90 के दरमियान है, इस दौरान कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो रेंज के अलावा कोई दूसरी वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में रिपीटिव नजर नहीं आती, या किसी दूसरे फॉर्मूले के लिए दो लॉन्च एंगल्स नहीं हो सकते, नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। समराइज कर लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन हमने देखी कि क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में साइन का आर्गुमेंट 2 थीटा होता है और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है प्रोजेक्टाइल में, तो 2 थीटा की वजह से साइन की जो वैल्यू बन जाती है वो साइन 0 से 180 तक बन जाती है,
और 0 से 180 डिग्रीज वाला जो स्पैन है उसमें साइन थीटा की वैल्यूज रिपीट होने शुरू हो जाती हैं। 90 से पहले तक वो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचता है, अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है, और 90 के बाद वो वैल्यू वापस से डिक्लाइन होने शुरू करती है और ऑन द वे डाउन द कर्व वो अपनी पुरानी वैल्यू को रिपीट करते हुए नीचे 0 तक मीट कर जाता है। तो क्योंकि साइन का एंगल डबल होता है रेंज के फॉर्मूले में, और डबल की वजह से उसका डोम पूरा 180 डिग्री तक के एंगल्स बनाने की इजाजत आपको दे देता है, जिसकी वजह से साइन की वैल्यूज में रिपीटेशन हमें नजर आता है। तो एक वैल्यू दो दो एंगल्स पे हमें मिलना शुरू हो जाती है। सही है। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू लॉन्च एंगल्स फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ रेंज। तो हमने ये क्वेश्चन देखा कि प्रूव दैट देयर आर टू पॉसिबल लॉन्च एंगल्स फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ रेंज, यानी कि दो अलग अलग थीटा के ऊपर रेंज का एक ही आंसर आने वाला है। तो हमने कहा लेट से ये कह देते हैं कि अगर एक रेंज थीटा के ऊपर है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा के ऊपर होगा। ये भी हमने देखा कि जिन दो एंगल्स पे रेंज रिपीट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर एक एंगल थीटा है तो ये रेंज किस दूसरे एंगल के ऊपर रिपीट होगी, 90 माइनस थीटा के ऊपर। तो ये हमें प्रूफ करना है। कंसिडर किया हमने तरीकेकार के मुताबिक राइट साइड को, राइट साइड पे हमें ज्यादा काम नजर आ रहा है तो राइट साइड को हमने कंसिडर किया, और राइट साइड हमारे पास है रेंज एट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की वजह से अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या बनता है, रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, वेयर 2 थीटा में थीटा वो एंगल होता है जिस पे रेंज आती है, ये जिस एंगल से उसको फेंका जाता है। तो अगर 90 माइनस थीटा से फेंका जाएगा तो 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 90 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, थीटा भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 180 माइनस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा का या साइन 180 माइनस अल्फा का आंसर बनता है साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के हम उसको एक्सपेंड करते हैं। मैथ्स के बच्चे इन फॉर्मूलों को जानते हैं, तो और मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है और साइन 180 माइनस थीटा थीटा के बराबर होता है। तो हमने इसको साइन 180 माइनस अल्फा अल्फा के बराबर लिख दिया। अगर यानी कि जो 180 माइनस एंगल आ रहा होगा साइन उसी के बराबर होगा। हमारे पास 180 के बाद 2 थीटा आ रहा है तो ये साइन अल्फा नहीं बल्कि 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करें, 180 की जगह 180 है, अल्फा की जगह 2 थीटा है, तो जहां अल्फा आ रहा है उसकी जगह पे हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा का आंसर साइन 2 थीटा के बराबर ही हो जाएगा। इसको हमने ब्लॉक करके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, और हम जानते हैं यहीं से आपको नजर आ रहा है कि प्रूव हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो रेंज थीटा एंगल के ऊपर मिलती है वो v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा के बराबर ही होती है। तो हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की, लेफ्ट साइड हमारे पास रेंज एट एंगल थीटा थी, उसका फॉर्मूला स्ट्रेट अवे हमने लगा के इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। और अब हमने इसको कहा कि भाई कंपेयर करो, तरीकेकार के मुताबिक दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर एक ही है, लिहाजा लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि रेंज एट 90 माइनस थीटा is equal to range at 90 minus theta. Hence it is proved that there are two launch angles which are possible to give you a single value of range. ठीक है। Now the last equation of this projectile derivation series is equation for projectile trajectory. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ फॉलोड, जो पाथ प्रोजेक्टाइल ट्रेस आउट कर रहा होता है, चाहे वो कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड, कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, या इवन प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, कोई सा भी प्रोजेक्टाइल हो, तमाम प्रोजेक्टाइल्स जो पाथ ट्रेस आउट करते हैं, जो पाथ फॉलो करते हैं, उसकी इक्वेशन बनाना। मैथमेटिक्स में हम हर चीज की कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं और हर इक्वेशन से हमें उसकी नेचर का आइडिया हो रहा होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन डिराइव करने का या उसके पाथ फॉलोड ट्रेजेक्टरी जो बना रहा है वो उसकी इक्वेशन डिराइव करने का मकसद भी यही है कि हम ये बता सकें कि प्रोजेक्टाइल की जो नेचर है वो कैसी है, नंबर 1, यानी कि किसी खास टाइम पे प्रोजेक्टाइल हमें कहाँ मिलेगा,
या अगर हमें किसी प्रोजेक्टाइल के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में पता है तो उस एक्स कोऑर्डिनेट के टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी कि जमीन से कितने हाइट पे होगा। लाइकवाइज अगर उस प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड से हाइट मालूम है तो हम ये बता सकते हैं, इक्वेशन के जरिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस हाइट पे उस टाइम पे वो ग्राउंड से कितना आगे बढ़ चुका होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ये इक्वेशन बनेगी प्रोजेक्टाइल की, और उस इक्वेशन की खास बात ये होगी कि उस इक्वेशन में x और y दोनों शामिल हो रहे होंगे। प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस सेज कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको एनालाइज करना है तो डू इट सेपरेटली। x एक्सेस की इक्वेशन अलग, y एक्सेस की क्वांटिटीज अलग हैं तो उनकी इक्वेशन भी अलग है। अब इस दफा हम क्या कह रहे हैं, दोनों को पहले खुद अलग अलग किया प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस के तहत, अब हम चाह रहे हैं कि एक कंबाइंड इक्वेशन आ जाए जिसमें x और y दोनों शामिल हो हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने वही एक प्रोजेक्टाइल अपना कंसिडर किया कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी खास एंगल थीटा से लॉन्च किया गया एक सर्टेन वेलोसिटी v नॉट के तहत। ठीक है, और वो जितना भी टाइम लेता है लेट दैट टाइम बी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका आप t कह लीजिए, सही है। और जितना भी उसने y एक्सिस पे फासला कवर किया है उसको हम y का ही नाम देंगे इस इक्वेशन के लिए। ये एक बड़ी जनरल सी इक्वेशन है, इसमें एक्सट्रीमिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम हाइट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट नॉट नेसेसरी, तो हम बड़ी जनरल बात करेंगे। यानी कि y एक्सिस पे वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 पूरे पाथ में कहीं भी हो सकता है, तो मैक्सिमम हाइट जरूरी नहीं है। उसकी y डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया y, और x एक्सिस पे वो इधर 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 कहीं भी हो सकता है थ्रू आउट, तो जो x एक्सिस पे फासला कवर करेगा उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कैपिटल X का ही नाम दे दिया। ठीक है, जो टाइम उसको लग रहा है उसको हम कैपिटल T का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल है जिसमें हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें x और y दोनों शामिल हो। x और y बाय नेचर दो बिल्कुल अलग अलग जर्नीज होती हैं, x एक्सेस की यूनिफॉर्म, y एक्सेस की एक्सेलरेटेड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में तुम दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता सिवाय एक फैक्टर के, विच मीन्स अगर उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो उस कॉमन फैक्टर को ढूंढना होगा जो x और y में साथ साथ चलता है और एक जैसे ही चलता है, एंड इट इज नन अदर देन द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्योंकि x एक्सेस के अलोंग भी जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो टाइम उसमें भी आ रहा होता है, और y एक्सेस के अलोंग भी जब प्रोजेक्टाइल चल रहा होता है तो जाहिर है टाइम उसकी x और y दोनों मूवमेंट्स में शामिल होता है, या दोनों मूवमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्टाइल में बच्चों याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम कौन से एक्सिस की मूवमेंट में ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो आंसर इज वो हमेशा y एक्सिस की मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। एक्स एक्सिस की मूवमेंट तो शुरू से आखिर तक एक ही सिम्ट में रहती है, लेकिन उसकी टाइम क्लॉक उस वक्त बंद होती है जब उसकी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट बंद हो जाती है। जब वो ऊपर जा रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, जब तक वो नीचे आके ग्राउंड से टकरा नहीं जाएगा, वाई डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक इसकी टाइम क्लॉक चलती रहती है। तो जितना ज्यादा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें अंदाजा हो रहा है कि जितना बड़ा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी देर तक ये हवा में रहेगा, यानी कि टाइम उतना ज्यादा, और जितना छोटा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसकी टाइम की वैल्यू कम होगी। तो टाइम की जो वैल्यू है वो कौन से एक्सिस की मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, ये कौन से एक्सिस की मूवमेंट पे डिपेंडेंट होती है, वाई एक्सिस की मूवमेंट पे। लिहाजा हमने इस y एक्सिस की मूवमेंट को कंसीडर किया। y एक्सिस की मूवमेंट हम ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ले सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन हम पर्पसफुली नहीं ले रहे, डेलिबरेटली इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि y के साथ हमें x को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो कॉमन फैक्टर टाइम का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आता। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर की, और उस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब हम टाइम को रिप्लेस करेंगे इस तरह से कि उसकी वैल्यू निकले इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू निकालने के लिए वो इक्वेशन जिसमें x भी शामिल होना है, एक ही है, x इक्वल्स टू v नॉट x इनटू t। यहाँ से t को अलग किया, ये v नॉट x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके x से डिवाइड हो गया। इस t की वैल्यू को उठा के अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, सिंपलीफाई करना है, और हमारा आंसर
दिस इज इट फॉर प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये लिखी हुई थी, जिसको हमने एक दफा रिपीट कर दिया, v नॉट बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। y एज इट इज है, v नॉट बाई को फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, t की जगह दोनों टर्म्स में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। इस जगह पे x अपॉन v नॉट स्क्वायर प्लस का हाफ g, क्योंकि g हर दफा प्रोजेक्टाइल में माइनस ही होता है बिकॉज इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमने g को यहाँ पे माइनस g कर दिया और t की जगह t की वैल्यू स्क्वायर फॉर्मूले का एज इट इज। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। v नॉट y की जगह v नॉट y की वैल्यू विच इज v नॉट sin थीटा, हम ये जानते हैं कि v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा, और अपॉन में जो ये v नॉट x आ रहा है ये v नॉट cos थीटा के बराबर होगा रेजोल्यूशन वेक्टर से। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ g एज इट इज अपनी जगह पे, x अपॉन v नॉट x में v नॉट x की जगह यहां भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी। अब हमें ये अंदाजा हुआ कि v नॉट से हो गया ये v नॉट कैंसिल, और ये दोनों sin थीटा और cos थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, x एज इट इज माइनस हाफ ऑफ g एज इट इज, ये स्क्वायर जब यहां अप्लाई होगा तो x का स्क्वायर डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगा तो v नॉट के ऊपर भी आएगा और cos थीटा के ऊपर भी आएगा, तो ये cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा वी नो इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो हमने इसको टेंजेंट थीटा कर दिया, और x एज इट इज माइनस हाफ ऑफ g को हमने ऐसे लिख दिया, x को मैंने अलग कर लिया, बाकी जो कुछ भी है इसको हमने इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या समझ में आएगा, हमने x और समथिंग टाइम्स x प्लस या माइनस समथिंग टाइम्स x का स्क्वायर। इस इक्वेशन में देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन फाइनलाइज हो गई प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी की। इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करवाते हैं कि ये किस फिगर से मिलता जुलता है, किस ज्योमेट्रिकल फिगर से मुताबिकत रखता है, जैसे सर्कल होता है, जैसे एलिप्स होता है या स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तो ये इक्वेशन हमें एक पैराबोला की इक्वेशन से मिलती जुलती लगती है। पैराबोला बिल्कुल ऐसी ही एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, जिस तरह सर्कल होती है, जिस तरह एलिप्स होता है, जिस तरह स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, उसी तरह पैराबोला भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, एक वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1 रखता है, दूसरा वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 रखता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जिसमें एक वेरिएबल इस केस में y पावर 1 के साथ है और दूसरा वेरिएबल x मैक्सिमम पावर रखता है 2। ठीक है, सो दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। लिहाजा क्योंकि ये इक्वेशन एक पैराबोला की जनरल इक्वेशन से या स्टैंडर्ड इक्वेशन से मुताबिकत रखती है, कंपेरेबल है, लिहाजा इस इक्वेशन की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल आल्सो फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, जिसमें इस इक्वेशन को अगर हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से या पैराबोला की जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसको कंपेयर करें तो हमें ये नजर आ रहा है कि x से पहले कुछ लिखा हुआ है, x से पहले कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, x स्क्वायर से पहले भी एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, x स्क्वायर से पहले भी एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। why we are saying it constant? because once the projectile is launched, एक दफा आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया तो ना तो उस प्रोजेक्टाइल का लॉन्चिंग एंगल बदल सकते हैं आप, ना ही उस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। सो वंस अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या इट्स लॉन्च एंगल कैन नॉट बी चेंज्ड एंड सो एज इज इनिशियल वेलोसिटी या लॉन्चिंग वेलोसिटी। तो जब तक ये पैराबोला चलता रहेगा या जब तक ये प्रोजेक्टाइल चलता रहेगा, v नॉट की और थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। सो वी कैन से कि ये टेंजेंट थीटा का आंसर जो बिल्कुल शुरू से निकल सकता है आखिर तक वही रहेगा, और ये v नॉट की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, g की वैल्यू तो वैसे कांस्टेंट होती है, ये टर्म्स जो है कांस्टेंट देंगी, ये फैक्टर्स इनके कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन से कंपेरेबल है। लिहाजा अब हमसे अगर कहा जाए दो बातें, आपसे कहा जाता है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो यहां पे लाके काम खत्म कर देना है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, तो आपने यहां से ये एक स्टेप और आगे करना है, आप उसको पैराबोला प्रूव करने के लिए पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करें।
ये कंपेरेबल है, दो वेरिएबल्स, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, तो कंपेयर करने के बाद आप कह देंगे सिंस इट इज कंपेरेबल टू ए जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देयरफॉर इट इज ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, यानी कि प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। अगेन आपको अगर कहा जाए कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालिए, तो हियर लाइज आवर वर्क, हमारा काम यहाँ पे आके खत्म हो गया। बट एडिशनली अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ को प्रूव करने के लिए हम इसको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बनती है कि वेरिएबल quadratic equation in terms of two variables, one variable of maximum power 1 and the other of maximum power 2, obviously quadratic है तो ये इससे कंपेरेबल है, तो हम कहेंगे सिंस इट इज कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, लिहाजा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी इज प्रूव्ड टू बी ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, यानी कि वी हैव प्रूव्ड कि प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रोजेक्टाइल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी कुछ हमने डेरिवेशंस की हैं। हमने इसमें मैक्सिमम हाइट, टाइम, ट्रेजेक्टरी, रेंज और हमने साथ में इसके कुछ रीजंस और कुछ सॉल्व होने वाले हमने जो रिलेशंस आते हैं डिराइव करने को, प्रूफ करने को, वो एक दो हमने देखे जिससे रिलेटेड हम बाकी प्रूफ्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हमें 3 तरह के प्रोजेक्टाइल्स बुक में दिए हुए हैं, एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट और तीसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इनको हमें डिस्कस करना है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर को रिव्यू कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो आपको लगे जो हम डिस्कस नहीं कर सके हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और जो भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा फ्रीली। तो हम आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसीब।